हाय गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब देखिए इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको ये समझा दिया था कि किस तरह से नेपोलियन ने कुछ अच्छे काम किए। डेमोक्रेसी इंड करने के बाद भी नेपोलियन ने कुछ अच्छे काम किए, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने अपोज करना शुरू कर दिया। तो अपोज करने का मतलब क्या था कि उन्हें मोनार्की पसंद नहीं था, इसका मतलब उन्हें डेमोक्रेसी पसंद था। तो इसका मतलब उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी फीलिंग आने शुरू हो गई थी। किसका? नेशनलिज्म का। तो ये किस तरह से नेशनलिज्म की फीलिंग बन रही थी और यूरोप के किन किन कंट्रियों में बन रही थी और कैसे हो रहा था, ठीक है, उनके अंदर कैसे फीलिंग है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। देखिए हमने क्या लिखा है, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में जो है नेशनलिज्म, ठीक है, नेशनलिज्म की फीलिंग बनना कैसे बनता है, लोगों में कैसे शुरुआत होती है। तो देखिए सबसे पहले हमने लिखा है कि नो मॉडर्न स्टेट्स। उस समय कोई ऐसा स्टेट्स नहीं थे जैसे आज आप क्या कहते हैं, जैसे आपने कह दिया आज जर्मनी है, मान लीजिए जर्मनी है, फ्रांस है, आपने इटली कह दिया, ब्रिटेन कह दिया, ये सभी कंट्री का आप नाम लेते हैं। उस समय ऐसा कोई कंट्री नहीं था। उस समय क्या था, एक किंगडम्स था, किंगडम्स। और वो किंगडम्स में जो भी राजा रूल करते थे, जिन क्षेत्रों को वो जीत लेते थे, वो क्षेत्रों को अपने किंगडम्स में मिला लेते थे और मिलाकर जो से रूल करते थे। अर्थात तो ऐसा कोई मतलब कि नहीं कि ऐसा कंट्री था, नहीं। और देखिए ये भी चीज़ ये ध्यान देनी चाहिए कि अगर कोई भी राजा, अगर यहाँ पर राजा रूल करता है कोई भी किंगडम्स है, जैसे आपके पास हम लोग इंडिया में एक मगध साम्राज्य था, आपको याद होगा मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य का क्या था कि मगध साम्राज्य था तो छोटे छोटे बहुत सारे क्षेत्र थे। आज की तरह नाम, बहुत सारे नाम हो गए, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, बहुत सारे नाम हमने दे दिया है। लेकिन ठीक उसी तरह उस समय भी कोई मॉडर्न स्टेट्स, आज की तरह जो स्टेट्स का हमने नाम दिया है उस तरह नहीं थे। उस समय क्या था, तो किंगडम्स था। उस समय क्या था, किंगडम्स था। तो किंगडम होने के वजह से लोग वहाँ के जो थे उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती थी। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई भी एक राजा जो होता है, अगर कोई एक राजा दूसरे क्षेत्र को उसने जीत लिया तो जीत कर क्या करेगा, उसे अपने किंगडम्स में मिला लेगा, उसे अपने किंगडम्स में मिला लेगा। अब अगले दिन से इसकी पहचान किसकी हो गई, इस राजा से, अर्थात इस किंगडम से इसकी पहचान हुई। फिर मान लीजिए कि अब ये इससे पहले क्या थे, किसी दूसरे मतलब कि इम्परलिज में थे, ये किसी दूसरे के साम्राज्य में थे, लेकिन इस राजा ने जीता तो इनके साम्राज्य में आ गए। तो इनकी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं होती थी। ठीक है, अब वो राजा किंगडम्स हैं तो अपनी जो कहा जाता है, जो अपना बढ़ाना चाह रहा है, जो भी क्षेत्र बढ़ाते चले जाते हैं, उनको जीत लेते हैं और जीत कर अपने क्षेत्रों में मिला लेते हैं। इस वजह से इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती थी। इसका मतलब उस समय कोई आधुनिक स्टेट नहीं थे जिस तरह से आज नाम रखें। तो इसमें हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कैसे कोई नया स्टेट्स बना, उसके क्या तौर तरीके बने, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो अब कैसे नया बनता है आगे देखते हैं। जैसे देखिए उस समय क्या था, एक उदाहरण के तौर पर हमने लिखा हब्सबर्ग एम्पायर। हब्सबर्ग एम्पायर, ये हब्सबर्ग एम्पायर जो उस समय बहुत बड़ा एम्पायर था, जिसका आज वर्तमान नाम, हम प्रेजेंट नाम क्या रखें, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये सब नाम है ना। तो उस समय एक बड़ा हब्सबर्ग एम्पायर था। ठीक है, उसमें जैसे बोहेमिया, ये बोहेमिया उमिया, ये सारे क्षेत्र सभी लोग आते थे। ठीक है, तो उस समय एक बहुत बड़ा ये एम्पायर होता था। तो आप समझिए हमने कहा कि कोई आधुनिक स्टेट्स नहीं थे, मात्र एक किंगडम्स था। उदाहरण के तौर पर देखिए एग्जाम्पल के लिए हमने हब्सबर्ग एम्पायर दे दिया। तो हब्सबर्ग एम्पायर जो है एक बहुत बड़ा एम्पायर था, जिस तरह आज हम लोगों ने ऑस्ट्रिया और हंगरी नाम दे रखा है। अब उसमें देखिए ये था, तो वहाँ पर ये नहीं कि हम मतलब केवल एक ही तरह के लोग थे, नहीं, वहाँ पर कई तरह के लोग थे। जर्मन थे, इटालियन, देखिए जर्मन और इटालियन वर स्पोकन। इसका मतलब वहाँ पर जर्मनी और इटालियन भाषा बोली जाती थी। इसका मतलब उसके किंगडम्स में केवल एक ही तरह के लोग नहीं थे, बहुत तरह तरह के लोग थे। जैसे हमारे इंडिया में आप देखे होंगे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बहुत सारे रिलीजियन हैं, बहुत सारे लैंग्वेज भी हैं। तो इन सभी के होने के वजह देखिए इसको कहते हैं डाइवर्सिटी। इतनी डाइवर्सिटियाँ होने के बावजूद भी जो है लोगों में वह यूनिटी आई, वह नेशनलिज्म की फीलिंग आई। ठीक है, और सभी लोगों ने साथ में जो है उस एंटी गवर्नमेंट के विरुद्ध जो है आवाज़ उठाया। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी कोई आधुनिक स्टेट्स नहीं थे यूरोप में। ठीक है, कोई आधुनिक स्टेट नहीं थे उस समय। जैसे उदाहरण एग्जाम्पल के लिए हब्सबर्ग एम्पायर सबसे बड़ा एम्पायर था, उसमें बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे रिलीजियन के लोग थे, बहुत सारे मतलब लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे।
ठीक है। अर्थात ये सभी लोग थे, लेकिन देखिए ये सभी इतनी डाइवर्सिटियाँ होने के बावजूद भी, इन सभी के बावजूद भी लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आती है और एक नया स्टेट इमर्ज होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है। तो देखिए यूरोप में क्या होता है कि यूरोप में उस समय जो है, यूरोप जो हमने पहले भी समझा रखा है कि यूरोप में बहुत एक बड़ा कॉन्टिनेंट है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स हैं, ठीक है। ये बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स हैं। तो ये जितने भी स्टेट्स थे, तो इन सभी क्षेत्रों में जो है उस समय कितने तरह के लोग रहते थे? 2 तरह के लोग थे। एक थे एरिस्टोक्रेसी और एक थे मिडिल क्लास के लोग। अर्थात एक एरिस्टोक्रेसी का मतलब बहुत ही धनवान लोग, आपको ये समझ में आना चाहिए। एरिस्टोक्रेसी का मतलब आप कह सकते हैं जो राजा से बिलोंग करते हैं या बहुत ही रिच लैंडेड पीपल हो, ठीक है। हमने लिखा है रिच लैंडेड, अर्थात तो उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हो या फिर राजा का जो है कोई मुख्य अधिकारी हो, तो वे तो एक एरिस्टोक्रेसी अर्थात बहुत धनवान लोग। ये जो बहुत एरिस्टोक्रेसी लोग थे, यूनाइटेड एज अ क्लास डिस्पाइट डिविजन्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने दिया कि डिविजन्स, अगर देखा जाए इन लोगों को डिविजन्स, देखिए रिगार्ड विद डिविजन्स लिख सकते हैं। यूनाइटेड एज अ क्लास, ये जितने भी एरिस्टोक्रेसी, जितने भी धनवान लोग थे उस समय यूरोप में, अब देखिए ये आपको ये समझना चाहिए कि सभी क्षेत्रों में इस तरह के लोग थे, एरिस्टोक्रेसी के लोग और मिडिल क्लास के लोग, ठीक है, ये समझिएगा। और इन्हीं के अंदर देखिए नेशनलिज्म की फीलिंग आती है और कैसे एक नया स्टेट इमर्ज होता है और किस तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री बनती है, हम देखते हैं। एरिस्टोक्रेसी हमने कहा कि बहुत धनवान लोग, हमने अभी कहा कि आपको एरिस्टोक्रेसी नहीं समझ में आती है तो अब समझ लीजिए बहुत ही रिच पीपुल, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हो या फिर राजा के पास मुख्य अधिकारी के रूप में काम करते, उनके पास ज़्यादा संपत्ति, वैसे लोग थे एरिस्टोक्रेसी। ये सभी लोग देखिएगा तो एरिस्टोक्रेसी, अब मान लीजिए एरिस्टोक्रेसी इस क्षेत्र के हों, उस देश के हों, चाहे किसी भी देश का, इस देश के, लेकिन सभी लोग क्या थे? एक दूसरे से यूनाइटेड थे, सभी लोग एक दूसरे से जुड़े रहते थे, भले ही क्यों ना अलग अलग रहे हों, ये इस क्षेत्र का, इस क्षेत्र का, या इस देश का, या इस स्टेट का, ये स्टेट का, कहीं भी किसी भी डिफरेंट स्टेट्स के हों, लेकिन डिफरेंट स्टेट्स के होने के बावजूद भी ये दोनों से एक सभी लोग यूनाइटेड होते थे। अब सोचिए ये कैसे यूनाइटेड होते थे? आज के समय में सोच लीजिए, आज के समय में जैसे हम लोग गरीब हैं तो कुछ लोग जो है धनी हैं, तो धनी लोग जो होते हैं तो धनी लोग एक दूसरे धनी से क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं, वो एक ग्रुप बनी रहती है उनकी और एक जगह से संग्रहित होते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप, हाँ संख्या रूप से देखिएगा तो ये बहुत छोटे होते हैं, लेकिन सभी लोग यूनाइट होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए ऑन स्टेट्स, ई स्टेट्स, ऑन स्टेट्स का मतलब सभी लोग एक दूसरे से व्यवसाय करते रहते हैं। व्यवसाय करने का मतलब जैसे मान लीजिए हम किसी दूसरे चीज़ का व्यवसाय कर रहे हैं, कोई दूसरा अलग व्यवसाय कर रहा है, वो अलग बिजनेस खोला है, तो हम लोग तीनों तो एक ही आ गए ना, एक ही कैटेगरी में ना, कि हम लोग तीनों लोग क्या हैं? बिजनेसमैन हैं। तो ये बिजनेसमैन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इस तरह से एरिस्टोक्रेसी के लोग एक दूसरे से जुड़े होते थे। अगला दिया हुआ कि स्पोकन फ्रेंच, या फिर मतलब भाषा के आधार पर भी आप जा सकते हैं कि भाषा जो बोलते थे, लैंग्वेज, कि हाँ सभी लोग फ्रेंच ही बोल रहे हैं, तो फ्रेंच के भी बेस पर अर्थात लैंग्वेज के बेस पर भी एक दूसरे से जुड़े रहते थे। यहाँ पर दिया हमने कि कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिज, कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिज, या फिर एक जो मतलब एरिस्टोक्रेसी फैमिली है, या कोई धनवान, कोई एक रिच पीपुल है, तो दूसरे रिच से ही शादी करेगा ना, तो उस तरह से भी शादी करने की वजह से भी सभी लोग एक दूसरे से जुड़ जाते थे। इसका मतलब इन एरिस्टोक्रेसी को अगर देखा जाए तो इन सभी बहुत, एक तो धनवान थे लेकिन छोटे ही समूह थी, लेकिन इनमें सबसे बड़ी यूनिटी थी, ठीक है। ये सभी लोग साथ थे, किसी न किसी तरह से जुड़े रहते थे ये सभी लोग, ठीक है। तो उसी समय ये सभी लोग जो इतना धनवान उस समय यूरोप के सभी क्षेत्रों में, सभी स्टेट्स में थे, तो ठीक उसी तरह से एक क्षेत्र में और एक परिवार था, एक देखिए एक और क्लास था जिसका नाम था मिडिल क्लास। ये बहुत ही पुअर थे, ये बहुत ही पुअर थे। लेकिन होता क्या है कि देखिए समय अनुसार क्या होता है कि यूरोप के जो है बहुत सारे देशों में ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, वहाँ पर क्या होता है? इंडस्ट्री का ग्रोथ होता है। जब इंडस्ट्री का ग्रोथ होता है तो आप समझ सकते हैं कि ग्रोथ, इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा तो हम क्या करने जाएंगे? काम करने जाएंगे। वहाँ हम काम करना शुरू कर दिए, तो देखिए ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, काम करना शुरू कर दिए, ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्लासेस, और कुछ व्यावसायिक वर्ग भी बनने शुरू हो गई। देखिए ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री का मतलब हम लोगों में से कुछ लोगों ने क्या करने शुरू कर दिया?
काम करने शुरू कर दिए। वहाँ जाकर हम लोग एक वर्कर के रूप में काम करते थे। ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्लासेस, अब इन्हीं में से हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग सभी लोग ये रिच पीपुल हैं, इन्हीं में से काम कर रहे हैं। तो कोई ना कोई इंडस्ट्री के लिए तो रॉ मटेरियल चाहिए ना, तो ये लोग रॉ मटेरियल ला कर इंडस्ट्री को देते। तो ये लोग क्या करने लगे कि चारों तरफ से जो है रॉ मटेरियल्स कलेक्ट कर मतलब करने लगे। इन्होंने किया, इन्होंने भी किया, इन्होंने भी किया। अब ये क्या होने लगा, एक कमर्शियल ग्रुप बनने लगा, एक व्यवसायी ग्रुप बनने लगा। सभी लोग व्यवसाय की ओर दौड़ने शुरू हो गए। तो व्यवसाय की ओर दौड़ने शुरू हो गए, अब व्यवसाय करने लगे, कमर्शियल हो गए। उसमें से कुछ लोग क्या हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट, अच्छा पैसा कमाया उन्होंने। उसमें से कुछ लोग इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, कुछ अच्छे बिजनेसमैन बन गए। तो आप समझ सकते हैं कि जब बिजनेसमैन बन गए, इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, तो इनके अंदर तो वो जो आदमी कहता है कि सेंस ज़्यादा मतलब बढ़ जाना, बुद्धि आ जाना, ये सारी चीज़ें इनमें आने शुरू हो गई थी, ठीक है। और इनके पास अच्छा खासा पैसा भी हो गया था। इस वजह से ये लोग जो है क्या, शिक्षा लेने शुरू कर दिए, अपने बच्चों को शिक्षा देना शुरू कर दिए। और जब उनके बच्चे पढ़ कर बाहर से आने लगे, शिक्षित होने लगे, तो अब ये जो मिडिल क्लास थी, आप इसको कह सकते हैं कि यूरोप के जो भी स्टेट्स हैं उनमें से ये मिडिल क्लास एक न्यू मिडिल क्लास होकर उभर रही थी, एमर्ज हो रही थी, ठीक है। क्योंकि इससे पहले इन लोग के पास उतना सेंस नहीं था, क्योंकि इंडस्ट्री आया, इंडस्ट्री के बाद काम करने शुरू कर दिए, उसमें से कमर्शियल ग्रुप बना, लोग बहुत सारे बिजनेस और इंडस्ट्रियलिस्ट मैन भी बन गए आगे जाकर। जब ये लोग बन गए, पैसा हुआ, तो इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। यही दिस एजुकेटेड, देखिए, दिस एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास डिमांडेड नेशनल यूनिटी एंड अपोज्ड प्रिविलेज ऑफ द एरिस्टोक्रेसी। देखें यहाँ पर लिबरल मिडिल क्लास हमने लिखा है। देखिए लिबरल लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पर हमने लिखा कि ये जो मिडिल क्लास थे अब ये लिबरल हो गए। तो ये लिबरल का मतलब क्या होता है, अभी ठीक इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे, ठीक है। तो अब ये तो शिक्षित हो गए थे, कैसे शिक्षित हो गए थे अभी हमने आपको बता दिया। तो ये सभी एजुकेटेड लोग जो थे और लिबरल मिडिल क्लास, ठीक है, लिबरल मिडिल क्लास। लिबरल का मतलब इनकी थ्योरी अलग होती है, इनकी थ्योरी अलग होती है। ये थोड़ा सा जो पहले सिस्टम था वैसा नहीं, कुछ अलग ये सोचते हैं, चूँकि ये एजुकेटेड थे, ठीक है। ये सभी समुदायों ने क्या कर दिया, देखा कि अरे यार एरिस्टोक्रेसी की अपनी एक यूनिटी है और यूनिटी के माध्यम से ये चल रहे हैं, और इन एरिस्टोक्रेसी जो क्लास है, इस क्लास को जो है एक अलग ही प्रिविलेज मिला हुआ है, इनको एक अलग ही प्रिविलेज मिला हुआ है, जबकि हम लोग को ऐसा प्रिविलेज नहीं मिला हुआ है। ये तो सभी लोग देख रहे थे, तब तक इन्होंने कहा कि नहीं, ये ऐसा तो एक्सप्लॉइटेशन है, ऐसा है तो प्लीज़ इसको एंड किया जाए। और इन्होंने जो है ये डिमांडेड नेशनल यूनिटी, अपनी एक यूनिटी बनाने की डिमांड रख दी, और दूसरा ही एरिस्टोक्रेसी के इन प्रिविलेज का विरोध करना शुरू कर दिया कि अब जो है सभी लोग को समान चाहिए, ठीक है, समान अधिकार चाहिए, कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हों, ऐसा जो है मतलब कि इन लोगों ने मांगे रख दी। अब वही लिबरल हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूरोप में जो है इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी, डाइवर्सिटी का मतलब मैं क्या बता रहा हूँ कि कोई एक न्यू स्टेट्स नहीं है, मतलब कि कोई एक आधुनिक स्टेट्स नहीं है, उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है, ठीक है, उनको कोई पहचान नहीं है, और इस तरह से सब कुछ नहीं है। कुछ लोग कुछ बोलने वाले हैं, कोई कुछ बोलने वाला है, मतलब इतने भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं। इतने भिन्न भिन्न तरह के लोगों के होने के बावजूद भी, ठीक है, बावजूद भी यहाँ पर नेशनलिज्म की फीलिंग आती है। कैसे आती है, तो यहाँ पर जो था वो सभी क्षेत्रों में दो समुदाय के लोग थे, एक एरिस्टोक्रेसी और एक मिडिल क्लास, ठीक है, अर्थात ये सभी गरीब, एक धनी और एक गरीब लोग। लेकिन वहाँ पर जब यूरोप में जब गरीब लोगों को, ध्यान दीजिएगा, ये गरीब लोगों को काम करने का चांस मिलता है, तो काम करते करते कॉमर्शियल क्लास बन जाता है, वहाँ पर कुछ व्यावसायिक संघ बन जाती है। आज भी हमारे पास काम कोई शुरू हो जाएगा तो और लोग भी बढ़ने की कोशिश करेंगे। उसमें से कुछ लोग इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन हो गए, फिर उसमें से कुछ लोग एजुकेटेड, शिक्षित हुए, तो उन्होंने देखा कि वाकई में यहाँ पर जो कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, और इन एरिस्टोक्रेसी लोग के लिए प्रिविलेज बहुत ज़्यादा, हम लोग के लिए कम है, तो हम लोग हमेशा पीछे ही रहेंगे। तो ये सभी चीज़ों को देखकर इनके अंदर वो फीलिंग आ गई, और ये लिबरल मिडिल क्लास बना, एक नया मिडिल क्लास बनकर आया ये, और आकर इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे पहले लिबरल।